सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना मैंने तुम्हें कुछ ये मान के चलो बातें बताई थी, ठीक है, जो तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात जो मैंने तुम्हें बता दी कि भाई हमारे पास जो जीडीपी है इसका मतलब क्या होता है। जीडीपी का मतलब होता है कि भाई एक कंट्री के अंदर ना जो भी फाइनल गुड्स होते हैं, ठीक, उसकी जो टोटल जो भी कीमत होती है ना लास्ट में, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, अभी ना देखो जो आज का मैं टॉपिक शुरू करूंगा पहले उसका हिंट दे रहा हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई फाइनल गुड्स है, ठीक है, मेरे पास क्या है, फाइनल गुड्स है, इसको हम फिनिश गुड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे बोल रहा हूँ अंतिम वस्तु जो मेरे पास है, अंतिम वस्तु, ठीक है, क्या पता है भाई मैंने, जो मेरे पास अंतिम वस्तु है, जो मेरे पास फाइनल गुड्स है, अब इसकी कीमत दो तरीके से लगाई जा सकती है। बात समझ में आ रही है? मान के चलो मैंने सामान बनाया और मेरा बचा हुआ सामान बच गया थोड़ा सा, ठीक है, अब ये सामान क्या हो, या तो इस साल में हम कीमत कम करके बेच देंगे, यही तो होगा। मान लो इस साल मैंने सामान बनाया, ठीक है, या तो उस सामान को हम इस साल में कीमत कम करके बेच देंगे, या दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट ईयर बेचूंगा मैं। तुम्हें लग रहा है नेक्स्ट ईयर बिकेगी? तो मैं तुम्हारी बुक का एग्जांपल देता हूँ। जो तुम्हारी बुक है, ठीक है, पुराने साल पिछले साल की जो बुक है ना, इस साल हाफ रेट में मिलती है, ये बात पता है सबको, ठीक है। वो दुकानदार भले तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके चार्ज मारता है, वो बात अलग है, ठीक है। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई ये जो मेरे पास फाइनल गुड्स है ना, इसकी कीमत दो तरीके से लगाई जा सकती है। एक तो लास्ट ईयर के प्राइस पे, ठीक है, जो मेरे पास पिछले साल है उसके प्राइस पे, और जो दूसरा मेरे पास है भाई करंट ईयर, ठीक है। ये बात समझ आया तुम्हें? मैंने क्या बताया, जो मेरे पास जो फिनिश गुड्स है, फिर जो मेरे पास फाइनल गुड्स है ना, जो अंतिम वस्तु है, इसकी कीमत दो तरीके से लगाई जा सकती है। तो मैं कह रहा हूँ कि या तो पिछले साल की कीमत पे लगा दो, ठीक है, या फिर करंट ईयर। अच्छा, ये पता है कौन सी कीमत बोल रहा हूँ, जो मैं इस साल जो मैंने सामान बनाया है, मैं पिछले साल की बात नहीं कर रहा, इस साल जो मैंने सामान बनाया है उसकी कीमत मैं दो तरीके से लगा सकता हूँ। पहला है पिछले साल की कीमत पे, अगला मेरे पास है इस साल की कीमत पे, ठीक है। जो इस साल की कीमत है ना उसको बोलते हैं करंट ईयर प्राइस, जो मेरे पास है चालू वर्ष की कीमत, ठीक है, इसको बोलेंगे पिछले वर्ष, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, चालू, ठीक है, हिंदी में। अब सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ भाई, मुझे एक बार बताओ कि ये जो मेरे पास मार्कर है, ठीक, मैंने इसको बनाया 20 रुपये का, कितने का बनाया मैंने इसको, 20 रुपये का बनाया, ठीक है। तो 20 रुपये का बनाने के बाद मुझे इसको कितने रुपये का बेचना है, 20 रुपये का बिकना चाहिए, ठीक है। ये तो बात हुई ना, मतलब कि प्रॉफिट तो मेरा ऐड है पहले से ही, 4 फैक्टर के प्रॉफिट ऐड है मेरे पास पहले से। वो बात अलग है अगर मैं बाद में और प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ तो, ठीक है। तो अब तो मुझे ना एक ईमानदारी से बताओ, अगर ये जो 20 रुपये का मैंने सामान बनाया है, ठीक है, इसमें 4 चीज़ ऐड है, मैं चारों को बराबर बराबर मान ले रहा हूँ, ठीक है। पता ना, 4 मतलब उत्पादन के 4 कारक होते हैं, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो उसमें मैं तुम्हें पहला बता दूं, मैंने सब में ना 5-5 बांट दिए, 5-5-5-5, ठीक है, 20 हो गए। मैंने इसमें प्रॉफिट भी अपना ऐड कर दिया ना, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, और मेरे पास क्या होगा फिर, क्या चीज़, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। ये 4 चीज़ हो गई, मतलब कि वही मेरे पास है। पहला सैलरी दे दी, मतलब कि मेरे पास जो भत्ता होता है, जो क्या बोलते हैं श्रमिक को, जो उसकी दिहाड़ी, ठीक है, वेजेस इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास है ब्याज दे दिया मैंने, इंटरेस्ट दे दिया, फिर मैंने किराया दे दिया, रेंट दे दिया, और फिर लास्ट में प्रॉफिट, ठीक है। ये 4 चीज़ें हो गई। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इस 20 रुपये के सामान को मैं 30 रुपये में बेचता हूँ, इस 20 रुपये के सामान को मैं अगर 30 रुपये में बेचता हूँ, तो मुझे बताओ मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? एक वो देखो, वो पता है सही किसके लिए, अगर मैं बेच रहा हूँ तो मेरा फायदा हो रहा है, सिर्फ ये सही है। सरकार का फायदा हो रहा है क्या? वहाँ घाटा हो रहा है सरकार का। मैंने 20 रुपये का सामान बनाया, सिर्फ मैंने बिना बात की कीमत बढ़ा दी, किसी को ये सैलरी मिली, यहाँ पे किसी को सैलरी नहीं मिली है। बात समझ में आ रही है? तो देखो तुम्हें क्या ध्यान रखना चलना, सिंपल सा एक ना हिंट, मतलब कि एक माइंड में सेट कर लो कि जो लास्ट ईयर की जो कीमत है ना, जो बेस प्राइस होता है, हमें बेस प्राइस से बेचते हैं तो हमारा जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वो बैलेंस रहती है, ठीक है। बैलेंस का मतलब क्या है, देखो अगर मान के चलो कि मैं ये जो 10 रुपये बीच में आ रहे हैं, ये किसी को सैलरी नहीं मिली, मैंने कहीं कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया है, किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं किया मैंने, बातें तो अलग ही। अगर मैं किसी चीज़ की प्रोडक्शन करता हूँ फिर प्राइस बढ़ाता हूँ, वो बात अलग है, ठीक। लेकिन बिना प्रोडक्शन किए प्राइस को बढ़ाना, ये बात गलत है, ये बात पता लगी। हमें क्या ध्यान रख के चलना है, जितने का बना उतने बिकना चाहिए।
ठीक है। हम बिना बात के प्राइस बढ़ाते ना, ये बात गलत है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से गलत है, ठीक है। ये तो इसको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके ऊपर। अब सुनो, जो मैं तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था, पहला मेरे पास था कि हम जीडीपी निकालते हैं। जीडीपी दो तरीके से होती है, एक जीडीपी एट एमपी, दूसरा जीडीपी एट एफसी, ठीक है। सिंपल सी बात बोलूँ तो जो मेरे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, दो तरीके से निकाली जाती है, ठीक है। पहले मेरे पास है फैक्टर कॉस्ट पे, दूसरा मार्केट प्राइस, मतलब कि कारक लागत पे और बाजार कीमत पे, दो तरीके से हो गए। मैंने तुम्हें बताया था फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे आते हैं और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे आते हैं, मतलब कि कारक लागत से हम बाजार कीमत पे कैसे आते हैं और बाजार कीमत से कारक लागत पे कैसे आते हैं, ये वाली बातें बताई थी मैंने। उसके आगे भाई मैंने तुम्हें बताया कि हम घरेलू आय से, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम से या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम नेशनल प्रोडक्ट पे कैसे पहुंचते हैं, ये बात बता दी मैंने। जो मेरे पास डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से हम नेशनल पे कैसे पहुंचते हैं, मतलब कि घरेलू से राष्ट्रीय पे कैसे पहुंचते हैं, ये वाली बातें बताई थी मैंने। उसके बाद हम राष्ट्रीय से घरेलू पे कैसे पहुंचते हैं, मतलब कि नेशनल से डोमेस्टिक पे कैसे पहुंचते हैं, ये वाली बातें बताई थी। अगली चीज, ग्रॉस से नेट पे जाना बताया था, ठीक है, और फिर नेट से ग्रॉस पे जाना बताया था, मतलब कि सकल से शुद्ध पे और शुद्ध से सकल पे, ये वाली बातें बताई थी मैंने। उसके बाद जो भाई मेरे पास लास्ट में है, वैसे तो इतनी ही बातें थी, उसके आगे कुछ था नहीं, ठीक है, इससे आगे मैंने बताया नहीं है, ये तो मैं पहले नहीं सारी बात पता होनी चाहिए। मैं तुम्हें इन सबको रिवाइज कब करवाऊंगा पता है, जब मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवाऊंगा ना इसके, तब रिवाइज करवाऊंगा। आज जो हमारा टॉपिक है भाई, उसका नाम हमारे पास है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। भाई हेडिंग डाल लो, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। इसको हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक तथा वास्तविक जीडीपी। नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, हिंदी में बोलेंगे मौद्रिक तथा वास्तविक जीडीपी। मौद्रिक तथा वास्तविक जीडीपी, ठीक है भाई। तुम्हें बातें बता रही, क्या बता रहा हूँ मैं। देखो जो मेरे पास ये है ना नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, जो मेरे पास मौद्रिक तथा वास्तविक जीडीपी है, हम इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे कि भाई हमारे पास क्या क्या चीज़ होता है, उसके बाद हम इसके करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, हम करेंगे मौद्रिक जीडीपी के बारे में, जो मेरे पास है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। पहले मेरे पास है यहाँ पे मौद्रिक जीडीपी, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, नॉमिनल, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। समझो मेरे पास क्या होती है ये नॉमिनल जीडीपी। सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ, मान के चलो इस साल हमने जो प्रोडक्शन की है वो 10 लाख की 10 लाख की, मतलब मैंने क्या किया भाई, चलो मैं ना बैग की बात कर रहा हूँ, मैं टन, चलो मैं गेहूं की बात करता हूँ, ठीक है, वीट की बात करता हूँ। तो मैंने 10 लाख टन, ठीक है, 10 लाख टन मैंने क्या किया भाई, गेहूं का उत्पादन किया पूरे देश के अंदर, मान लो, ठीक है। कितना मेरे पास 10 लाख टन है, ठीक है। तो अगर इसको मैं बेस ईयर की कीमत पे नापता हूँ, मैंने क्या बोला, बेस ईयर, ठीक है, पिछले साल की कीमत पे अगर मैं इसको नापता हूँ ना, तो इसको मैं पता क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा वास्तविक और रियल जीडीपी, ठीक। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस साल इसकी कीमत बढ़ा दी। पिछले साल थी 10 रुपये के हिसाब से, गेहूँ कितना था पिछले साल, 10 रुपये के हिसाब से, इस साल मैंने कर दी 150 रुपये के हिसाब से, क्योंकि मुझे अपनी जीडीपी बढ़ानी थी। बात में आ रही है। तो देखो पहले मेरे पास जो पिछले साल थी 10 रुपये के हिसाब से, और यहाँ पे मैंने कितना कर दिया भाई, 150 रुपये के हिसाब से। तो ये जो मैंने बिना बात का प्राइस बढ़ाया है ना, इसकी वैल्यू नहीं है। प्रोडक्शन तो नहीं है, प्रोडक्शन में कोई चेंज हुआ, उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ किस में चेंज आया, प्राइस में। बातें पता लगी। मैं तुमसे एक बात बोल दूँ, चलो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास में कोई देश है, ठीक है, वो बहुत ही गरीब है, उसकी जीडीपी मान लो सिर्फ 1000 रुपये, कितनी है, 1000 रुपये। 1000 रुपये के बाद ना उनके पास ना सिर्फ 4-5 किलो गेहूँ पड़े हैं। कितने किलो गेहूँ, सिर्फ 4-5 किलो गेहूँ पड़े हुए हैं। जो हमारे पास वीट है ना, सिर्फ 4-5 किलो है। अब ना किसी एक ना 1.5 साल ने दिमाग लगाया कि भाई अब मैं इस देश की जीडीपी बढ़ाऊंगा,
उसने बोला एक गेहूं का दाना 10 लाख रुपए का, ठीक है, उसने बोला एक गेहूं का दाना 10 लाख रुपए का। उसने कौन सी जीडीपी बढ़ाई भाई? नॉमिनल, ठीक है, उसने सिर्फ मौद्रिक जीडीपी बढ़ाई है, एक्चुअल में कुछ नहीं बढ़ाया। प्रोडक्शन मेरे पास उतनी है, बातें पता लगी। अब सुनो मैं इसके बारे में तो मैं तुमको लिखवाना शुरू कर रहा हूँ कि क्या क्या बातें होती हैं, फिर जाकर समझ जाओगे आसानी से। अच्छा, इसको लिखवाने से पहले मैं तुम्हें एक ना देश की थोड़ी कहानी से, जिम्बाब्वे की शायद कहानी है, ठीक है, देश का एग्जैक्टली नाम याद नहीं है। उसमें हुआ क्या था, उस देश की सरकार ने ना बहुत सारे नोट छाप दिए अपने आप को अमीर करने के लिए। उसने बहुत सारे नोट छाप दिए भाई, उसने इतने सारे नोट छापे ना कि लोगों को 1 किलो बैगन खरीदने के लिए ना रेडी भर भर के नोट लेके जाने पड़ते थे। बातें तो लगी, 1 किलो बैगन लेने के लिए लोगों को रेडी भर के नोट लेके जाने पड़ते थे। अब सोचो अगर रेडी भर भर के नोट लेके जा रहे हैं भाई, एक्चुअल में ये फोटो है कि रेडी भर के लोग नोट लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या हुआ, सिर्फ नोट छापे, प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया, प्रोडक्शन उतना ही है, सिर्फ नोट छापे, कोई फायदा हुआ इसका? कोई फायदा नहीं है, वो देश तो बर्बाद हो गया था, ठीक है। उसके बाद सुनो, लेकिन अगर वो ज़्यादा नोट छापने के बदले, अगर वो ज़्यादा नोट छापने के बदले एक काम करता कि भाई प्रोडक्शन बढ़ा देता, उत्पादन को बढ़ा देता, फायदा होता देश का, आसानी से इसका फायदा होता ना। तो भाई इस चीज़ को नहीं देखा उसने क्या किया, नोट छाप दिए बिना बात के। अब भाई पता ज़्यादा नोट छापे ना, मान के चलो सिर्फ बैगन था 1 किलो, सिर्फ 1 kg हमारे पास मार्केट में बैगन था, ठीक है। एक बंदा आया, वो 50 रुपये लेके आया, ठीक है, उसको बैगन चाहिए, ठीक। अगला आया, कह रहा मैं 500 रुपये दे रहा हूँ, मुझे दे। अगला आया 5000 दे रहा हूँ, मुझे दे। उसका अगला आया, वो 5 लाख देने को तैयार हो गया, ठीक है। अगला आया 50 लाख, 50 करोड़, ठीक है, 500 करोड़। इस तरीके से नोट बढ़ते गए, लेकिन सामान तो उतना ही है। नोट बहुत सारे हैं मेरे पे, सामान नहीं है हमारे देश के अंदर। कॉमन सेंस लगाओ, हमारा देश है, ठीक है, राशन वाले की दुकान है, मेरे पास बहुत सारा रूम नोट, पूरा एक ना रूम भर के नोट पड़े हैं मेरे पे, लेकिन राशन वाले के पास राशन नहीं है। कोई फ़ायदा है इसका? नोट कहाँ जाएगा? कबाड़ी में। कबाड़ी वाला मना करेगा, मैं क्या करूँगा इसका लेकर, कुछ है नहीं मार्केट में। बातें पता लगी। तो उस देश में भी सेम हुआ था, रोड जो नोट है ना वो रोड पे पड़े थे, जो नोट है वो रोड पे पड़े हुए थे और झाड़ू मार मार के साइड किया जा रहा था। एक बार कभी चेक कर लेना, ठीक है, सर्च मारना कि विच कंट्री हैज़ प्रिंटेड मोर नोट्स, ठीक है, सर्च मान लें इसको कभी भी, ठीक है। तो ये बातें पता लगी, क्या बताया मैंने। अब सुनो भैया, हम बात करते हैं मेरे पास कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। नॉमिनल जीडीपी मेरे पास जो है, जिसको हम बोलते हैं, चले सुनो, जो मेरे पास नॉमिनल जीडीपी है, इसको हम बोलते हैं मौद्रिक जीडीपी। मौद्रिक जीडीपी का मतलब हमारे पास है जब भी एक देश की जीडीपी को उसकी चालू कीमत पे नापा जाता है। किस पे नापा जाता है भाई? उस देश की चालू कीमत पे मापा जाता है। इसको हम बोलते हैं करंट प्राइस बोल सकते हैं, या फिर हाँ भाई करंट प्राइस है। तो जब भी एक देश की जीडीपी को उसके करंट प्राइस पे नापा जाता है, मेजर किया जाता है, फिर कैलकुलेट किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? और नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, इसको मौद्रिक जीडीपी बोलेंगे। पहली बात पता लग गई। अब सुनो भाई, दूसरा मेरे पास क्या होता है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलना चाहूँ ना, अगर जो मेरे पास इसकी डेफिनेशन है मैं उसको बोलना चाहूँ तो ये बोलूँगा कि एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तु तथा सेवाओं की कीमत को यदि उस देश की चालू कीमत या फिर उस वर्ष की चालू कीमत पर मापा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मौद्रिक जीडीपी बोलते हैं। और इंग्लिश में बोला चाहे ऐसा बोलेंगे कि इन एन अकाउंटिंग ईयर व्हेन द जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज मेजर ऑन करंट ईयर प्राइस इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। ये बातें पता लग गई। अब सुनो भाई, तो इसके बारे में मैं लिखवाना शुरू करता हूँ। क्या क्या लिखना शुरू करो? पहले सबसे इसमें लिखना शुरू करो, पहले हिंदी वाले को। इससे अभिप्राय चालू कीमत पर जीडीपी से है। इससे अभिप्राय चालू कीमत पर जीडीपी से है। अब इसके नीचे ना हैशटैग डालो, लिखना शुरू करो उसके अंदर। यह एक लेखा वर्ष के दौरान, यह एक लेखा वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं
का बाजार मूल्य है। अब नीचे हैशटैग डालो एक और उसके अंदर लिखना शुरू करो। इसका अनुमान चालू वर्ष की कीमतों, इसका अनुमान चालू वर्ष की कीमतों का प्रयोग करके लगाया जाता है। का प्रयोग, चालू वर्ष की कीमतों का प्रयोग करके लगाया जाता है। लिखो भाई, इंग्लिश में लिखो। इट रेफर्स टू द जीडीपी एट करंट प्राइस, एट करंट प्राइस। नीचे हैशटैग डालो, लिखो उसके अंदर। इट इज द मार्केट वैल्यू of the final goods, it is the market value of the final goods and services, final goods and services produced within the domestic territory, produced within the domestic territory of a country, of a country, of a country during an accounting year, as estimated using the, as estimated using the current year price, करंट ईयर प्राइस। उसमें नीचे एक और हैशटैग डालो। हाँ भाई, हिंदी वाले पे डालो हैशटैग एक। अब सुनो, इसके अंदर ना तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ। मैंने क्या बताया, हम बात करते भाई मौद्रिक जीडीपी की, नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। समझो क्या है इसके अंदर। देखो, जो मेरे पास मौद्रिक जीडीपी है या फिर जिसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, इसको निकालने का तरीका क्या है। जो मेरे पास मौद्रिक जीडीपी, जिसको मैं बोलता हूं नॉमिनल जीडीपी, ठीक है भाई। कैसा निकालते हैं इसको, सुनो। एक देश में जितनी भी प्रोडक्शन हुई है वो, ठीक है, मतलब जितनी भी क्वांटिटी का प्रोडक्शन हुआ है वो, इसको गुना कर दो उस देश की करंट ईयर प्राइस से, ठीक है। जो करंट है उस देश का जो प्राइस है ना, जो चालू कीमत है, उससे गुना कर दो। बातें पता लगी क्या कह रहा हूँ मैं, क्वांटिटी इनटू में प्राइस, ठीक है। अब सुनो, मेरे पास क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू का मतलब क्या है मेरे पास यहाँ पे, क्वांटिटी प्रोड्यूस, उस साल में जितनी भी मात्रा उत्पादन की गई है, ठीक है, उसकी यूनिट। मैं क्या बता रहा हूँ, क्वांटिटी प्रोड्यूस इन एन अकाउंटिंग ईयर, उस साल में जितना भी हमारे पास सामान बनाया गया है उसको बोलेंगे क्यू। और प्राइस क्या मेरे पास भाई यहाँ पे, करंट प्राइस या फिर करंट ईयर प्राइस या फिर चालू कीमत है इससे। ये बातें पता लगी, लिख लो इसके अंदर। क्यू के अंदर लिखो, लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा। लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा। इंग्लिश में लिखो, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन या फिर प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन, लिखा है, लिखो दोबारा लिखो, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। हाँ भाई, पी के अंदर लिखो, हिंदी में लिखो, लेखा वर्ष के दौरान प्रचलित कीमत, लेखा वर्ष के दौरान प्रचलित कीमत। इंग्लिश में लिखो,
प्राइस प्रीवेलिंग, PREVAILING, प्रीवेलिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ये बातें पता लगी क्या बता रहा हूँ मैं। तो मेरे पास क्या है, क्वांटिटी और प्राइस का मतलब पता लग गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे सुनो, क्वांटिटी का बढ़ना अच्छी बात है या प्राइस का बढ़ना अच्छी बात है? वैल्यू कब ज़्यादा की जाएगी, क्वांटिटी बढ़ने पे या प्राइस बढ़ने पे? क्वांटिटी बढ़ने पे की जाएगी ना। मैं प्राइस तो कितना बढ़ा सकता हूँ भाई, बात ये तो लगी। प्राइस तो मैं 10 लाख रुपए कर दूँ एक का, क्या मतलब पड़ रहा है उससे? कोई मतलब ही नहीं है उसका। क्वांटिटी जब तक नहीं बढ़ती है, ठीक है, तब तक कोई फायदा नहीं है भाई प्राइस बढ़ाने का, ठीक है। अच्छा पता है प्राइस कब बढ़ता है? जब डिमांड बढ़ती है। बात पता है ना, सामान मेरे पास कम होगा, ठीक है, लोग खरीदने वाले ज़्यादा होंगे, तो उस टाइम क्या होता है, प्राइस बढ़ता है, ठीक है। तो मैं इसमें सिंपल सी बात ये बोलूँगा कि भाई कभी भी ना, अगर हम क्या है कि देखो इसमें ये होता है कि अगर क्वांटिटी बढ़ रही है, मैं क्या बता रहा हूँ, अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो मेरे पास जीडीपी बढ़ रही है, वो अच्छी बात है, ठीक। लेकिन प्राइस बढ़ रहा है तो जीडीपी बढ़ रही है, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं इसमें पता क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा इफ़ द क्वांटिटी प्रोड्यूस, ऐसा बोलूँगा, इफ़ द क्वांटिटी प्रोड्यूस इज इंक्रीजिंग देन इट्स वैल्यू विल बी, एक तरीके से बोलते हैं वैल्यूएबल, जो इसकी वैल्यू है वैल्यूएबल होगी, ठीक है। मैं सिंपल से बोल रहा हूँ कि अगर मात्रा जितनी उत्पादित की जा रही है अगर ये बढ़ती है तो इसकी ये मालूम तरीके से मान्यता होगी, इसकी वैल्यू होगी, ठीक। लेकिन अगर प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं, हम प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं, फिर जाके जीडीपी बढ़ रही है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। बात समझ में आ गई? इसके अंदर लिखना शुरू करो, नीचे लिखो हैशटैग, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इफ जीडीपी इज इंक्रीजिंग by increasing Q, ठीक है भाई, Q क्यों लिख रहा हूँ पता है ना, by increasing Q, जो भी उस साल में जो मात्रा प्रोड्यूस की गई, जो उत्पादित की गई है, then GDP growth is valuable, ठीक है। और इसमें लिख लेना, मैं लिखो हिंदी में ना सिंपल लाइन लिख लेना, यदि जीडीपी क्यू के कारण बढ़ रही है। भाई जब भी तुम लिखोगे ना तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, अगर सिर्फ क्यू लिख रहे हो तो, वरना तो मैं जो मैंने इसके अंदर लिखवाया ना वो सारा लिखना पड़ेगा। क्यू के बदले, सुन जाओ मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तुम सिर्फ नीचे का लिखना चाहते हो तो क्यू के बदले जो मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है ना वो सारा लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अभी सिर्फ क्यों लिखवा रहा हूँ, क्या लिखवाया मैंने बोलना एक बार, हाँ, क्यू के कारण बढ़ रही है, तो इसका महत्व होगा, फिर एक लाइन छोड़ के लिखो नीचे, भाई इसे सेम लिखना है, इफ जीडीपी इज इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग पी, ठीक है। क्या लिखना है, बाय इंक्रीजिंग पी, बस उसे चेंज कर लो, ठीक है। इफ जीडीपी इज इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग पी, तो लिखेंगे जीडीपी ग्रोथ इज नॉट वैल्यूएबल, ठीक है। भाई हिंदी में लिख लोगे से, हिंदी में क्या लिखोगे कि यदि जीडीपी पी के बढ़ने के कारण बढ़ रही है तो उसका महत्व कम होगा, ठीक है। भाई बताओ पहले ये तुम्हें इसके बारे में पता लगा, पहले क्यू वाला लिखवाया, अगर क्यू बढ़ता है तो महत्व ज़्यादा होता है, हाँ महत्व होगा तो वही ज़्यादा ही तो होगा ना, नहीं महत्व उसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस होगी, सही है वो। लेकिन अगर सिर्फ प्राइस बढ़ा के अगर मैं जीडीपी बढ़ाता हूँ ना तो उस टाइम उसकी वैल्यू नहीं की जाएगी। पी वाले में महत्व कम है भाई, पी वाले में हमें महत्व कम लिखना है, ठीक है, मतलब कि नॉट वैल्यूएबल लिखेंगे इसमें। भाई बताओ पहले ये वाली बात तो लगी सबको। हम अगली बात करते हैं रियल जीडीपी के बारे में। तो ये सबको क्लियर है, मौद्रिक जीडीपी जो मेरे पास नॉमिनल जीडीपी है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। भाई अगली बात करते हैं, मेरे पास जो है वो है रियल जीडीपी।
वास्तविक जीडीपी है, जिसको हम बोलेंगे रियल जीडीपी। सुनो भाई, मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, सबसे सिंपल सी बात हमारे पास यहाँ पे ये आती है कि अगर हम कभी भी अपनी जीडीपी को बढ़ा रहे हैं बाय इंक्रीजिंग देयर क्वांटिटी, अगर हम अपने देश की जीडीपी को कभी भी मात्रा बढ़ा के बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, मुझे कोई अभी जितना मैंने पढ़ा है इसके बेस पे बता सकता है कि मौद्रिक जीडीपी अच्छी है या फिर मेरे पास जो वास्तविक है, मतलब कि जो मेरे पास नॉमिनल जीडीपी अच्छी है या फिर जो रियल जीडीपी वो अच्छी है? रियल वाली होगी ना, बात तो लग रही है क्योंकि भाई इसमें क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस बढ़ाने से क्या क्या फ़र्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसके अंदर लिखना शुरू करो पहले हिंदी में। इससे अभिप्राय स्थिर कीमत पर जीडीपी से है, स्थिर कीमत पर जीडीपी से है। नीचे हैशटैग डालो, लिखो उसके अंदर, यह एक लेखा वर्ष के दौरान, यह एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में, एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं, अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है, का बाजार मूल्य है। अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है। नीचे हैशटैग डालो, उसके अंदर लिख लो, इसका अनुमान आधार वर्ष की कीमतों का प्रयोग करके लगाया जाता है, कीमतों का प्रयोग करके लगाया जाता है। इसका अनुमान आधार वर्ष की कीमतों का प्रयोग करके, आधार वर्ष की कीमतों का प्रयोग करके लगाया जाता है। भाई इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे हम, ठीक है। आधार वर्ष की कीमत, देखो भाई इंग्लिश के अंदर, इट रेफर्स टू द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, इट रेफर्स टू द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। उसके आगे लिखो नीचे हैशटैग डाल के, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, it is the market value of the final goods and services, final goods and services produced within the domestic territory। भाई सबको डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब पता है ना, घरेलू सीमा बता रखा है मैंने पहले बहुत बार, वरना पूरा टॉपिक देख लेना उस पर एक बार। सुनो तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year, during an accounting year। उसके आगे लिखो, as estimated using the base year price, base year price, base year price। सुनो भाई देखो, अभी ना मैं जो तुम्हें इसके बारे में बताने वाला हूँ, भले तुम्हारे एग्जाम में ना आए लेकिन लाइफ में बहुत काम आएगा, ठीक है। मैं तुम्हें क्या बताया, मैंने बोला कि भाई जो हमारे पास जो रियल जीडीपी होती है, जो वास्तविक जीडीपी है, इसको कैसे मेजर किया जाता है, बेस ईयर की प्राइस को लेकर। मतलब कि बेस ईयर का पता मतलब क्या होता है, पिछला साल बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ कुछ बातें तुम्हें ध्यान रख के चलनी है। मैंने क्या बोला कि आधार वर्ष की कीमत, देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अभी तक 2022 में हूँ ना, 2022, इससे पहले 2021, 2020, 2019, ठीक है, और 2018, ठीक है। मैं अभी 2022 में हूँ, ठीक है। अगर मैं तुमसे एक सिंपल सी बात पूछूं कि मुझे किसी भी चीज़ की कीमत डिसाइड करनी है, तो बेस ईयर पता है क्या, पिछला साल होगा इसका बेस ईयर, इसका पिछला साल बेस ईयर होगा। लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि
इन 3 साल में क्या चला है भाई? कोविड-19 ऐसे ही कुछ चला है ना, ठीक है। जो मेरे पास पिछला जो 3 साल है इसमें क्या चला है? कोविड-19, ठीक है। तो इसमें प्राइस बहुत ही हिले हुए हैं, ठीक है। प्रोडक्शन हो नहीं रहा, तो भाई क्या मतलब कि ये बात समझ आ रही है ना। तो उसके बाद मैं बोलूँ तो हम बेस कर किसको लेंगे? इसको, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल अकाउंटिंग ईयर होगा, जो मेरा नॉर्मल ईयर होगा ना, जो मेरा क्या है कि एक मान लो सामान्य एक साधारण सा जो साल बीता होगा जिसमें कोई हानि नहीं हुई है, तो उसमें जो प्राइस डिसाइड होगा ना हम उस वाले को लेके चलेंगे। बातें पता लगी? तुम्हें इसका मतलब पता लग रहा है क्या है? ठीक, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों को बस ये पता होगा कि पिछला साल लेना है, पिछला साल लेना है, ठीक है। तुम्हें क्या पता है कि भाई पिछले साल में अगर कोई दिक्कत हुई है तो उसको नहीं लेना, उससे पिछला साल लेना है, ठीक है। इन बातों में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगली बात करते हैं हम। भाई देखो इसको लिख लिया ना, इसमें लिखना शुरू करो, वास्तविक जीडीपी इज इक्वल टू वास्तविक जीडीपी, जो मेरे पास कहेगी जो रियल जीडीपी है उसे कैसे निकालेंगे? वही पी इंटू में क्यू, फिर क्यू इंटू पी लिखवाया ना मैंने, अभी क्यू इंटू में पी, ठीक है। अब इस पे क्यू और पी के बारे में लिख लो, क्यू क्या है यहाँ पे और पी क्या है यहाँ पे, लिखो क्यू के अंदर। हाँ इसमें तो पहले ही लाइन आएगी जो पहली बार की थी, इसमें चेंज करवाऊंगा, ठीक है। मैं लिख लो, फिर भी लिखवा रहा हूँ। एक लेखा वर्ष के दौरान, हाँ क्यू के अंदर लिखो पहले, एक लेखा वर्ष के दौरान, हाँ पुरानी लाइन लिख सकते हो उसको आसानी से, क्यू वाली को। एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं, उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं की मात्रा, और भाई पी में लिखो आधार वर्ष के दौरान प्रचलित कीमतें, आधार वर्ष के दौरान प्रचलित कीमतें। और भाई इंग्लिश में लिख लो पी के अंदर, क्यू में लिख लो इंग्लिश में, जो जस्ट लिखवाया था मैंने अभी क्यू वाला वही लिखना है, कुछ नहीं है। लिखो पी के अंदर प्राइस ऑफ प्रीवेलिंग, प्राइस प्रीवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर, प्राइस प्रीवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर। भाई सुनो, अब ये इक्वेशन क्या शो कर रही है? ये इक्वेशन ये शो करती है कि इफ द P will increase then the GDP एक मिनट, इसमें if Q will increase then GDP will be increases, ठीक है। मैं इसमें कह रहा हूँ कि अगर Q बढ़ता है ना तो GDP बढ़ेगी। बात ये तो लगी, इसमें पता लग रहा है। देखो मैंने क्या बताया कि जो मेरे पास ये थी जो मौद्रिक GDP जो नॉमिनल, इसमें क्या पड़ता है भाई, इसमें P को लेके चलते हैं और इस वाले में Q को लेके चलते हैं। और कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम्हें डेफिनेशन याद होनी चाहिए, डेफिनेशन के बाद तुम्हें क्या है कि पता होना चाहिए कि किस में क्या बढ़ता है। मौद्रिक में भाई देखो नॉर्मल ध्यान रखे चलना है, मौद्रिक का मतलब है पैसा, नॉमिनल, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू का मतलब पैसा होता है। तो पी से प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। और मेरे पास क्या है, जो मेरे पास वास्तविक जो रियल है, रियल मेरे पास क्या क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। इन बातों को याद रख के चलो भाई, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें ना दोनों के एक एक ना न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, उसमें तुम थोड़ा समझ जाओगे भाई इसके अंदर हो क्या रहा है ऐसा, ठीक है। पहले मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ इसके जो मौद्रिक जीडीपी है उसके बाद अगला बताऊंगा। भाई अगर कभी एग्जाम्पल देने को आए मतलब आ जाए ना उस टाइम करना होता है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास ईयर है, वस्तु मात्रा कीमत, यहाँ पे गुड्स वस्तु, या मेरे पास है मात्रा मतलब कि क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जीडीपी एट एमपी, देखो भाई मैंने टेबल बनाई है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले मैं ले रहा हूँ 2020 से
2021, ठीक है। अपने एग्जाम्पल 2020 से 2021 ले रहा हूँ। इसमें मैंने 3 चीज़ बनाई है। पहला मेरे पास है मान लो क्लॉथ, फिर है राइस, और फिर मान लो क्लॉथ है, राइस है, और क्या ले लूँ, वीट ले लेता हूँ, वीट मतलब कि कपड़ा, चावल और गेहूँ, ठीक है। ये चीज़ है, 3 चीज़ें लिए मैंने। अब सुनो इसके बाद जो मेरे पास अलग करना है, ये मेरे पास है 1 साल का, कौन साल का, 2020 से 2021 तक जो क्लॉथ है, ठीक है। जो मेरे पास क्लॉथ का जो प्रोडक्शन है ना, वो मैंने किया 20 टन। कितना किया भाई, 20 टन मान लो सर, ठीक है। मतलब भाई क्लॉथ में ना, मतलब कि ये तुम कपड़े मत समझना, क्लॉथ के अंदर ना मान लो रेशम समझ लो कि धागा कितना बनाया हमने, ठीक। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 20 टन ले रहा हूँ। और जो राइस है उसको मैं ले रहा हूँ 100 टन, और फिर जो वीट है उसको ले रहा हूँ मैं 5 टन, ठीक है। इस तरीके से कर दिया मैंने। हाँ जो भी है बस मान के चल लो, ठीक है। जो भी चीज़ अभी तो ये वाली बातें तो लगी, पहले मैं सिर्फ इसमें टन में लेके चल रहा हूँ जो चीज़ है क्वांटिटी के हिसाब से। तो अब मुझे बताओ, ये मेरे पास बेस शेयर है, ये मेरे पास देखो क्या मेरे पास क्वांटिटी है। अरे यहाँ पे प्राइस आराम था ना भैया, थोड़ा प्राइस कर लेना इसे एक बार। यहाँ पे मेरे पास जीडीपी एट एमपी। सुनो भाई क्या बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे प्राइस है, तो प्राइस मेरे पास सबके कुछ ना कुछ तो होंगे। हल्का सा काट लो, कोई ना चलता है, ठीक है। अरे वरना ना क्या करो, जो क्वांटिटी वाला है ना उसी में एक लाइन खींच लो, ठीक है। बस पी लिख दो वहाँ पर, छोटा सा हो जाएगा। जो क्वांटिटी वाला है इसमें यहाँ पे लाइन ले लो और बस पी लिख दो, कुछ नहीं चलता। प्राइस हल्का सा लिख लोगे। अब सुनो, यहाँ पे मान के चलो इसकी जो कीमत है वो 100 रुपये के हिसाब से। हाँ भाई, ये मेरे पास 20 टन उगाया था मैंने, 20 टन का प्रोडक्शन किया है, 100 टन प्रोडक्शन हुआ टोटल। उसके बाद ये मेरे पास है 5 के हिसाब से, और ये 500 रुपये के हिसाब से। ये बातें तो लगी। ये मेरे पास है प्राइस ऑफ बेस शेयर, आधार वर्ष की कीमत है। ये बातें तो लग रही है। ये मेरे पास क्या है, बेस ईयर है, जिसको हम बोलते हैं आधार वर्ष। आधार वर्ष की बात चल रही है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहां देखो 100 को कर देंगे 20 से 2000, इसको करेंगे तो 500, 25, हाँ 2500। तो कितना आ रहा भाई मेरे पे यहाँ पे 3000 और 1 4 5000। यहाँ पे मेरे पास जो जीडीपी एट एमपी कितना है भाई, 5000 रुपये है। जीडीपी एट एमपी कितना है 5000। अब मान के चलो मैं क्वांटिटी नहीं बढ़ा रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, क्वांटिटी नहीं बढ़ा रहा, सिर्फ क्या बढ़ा रहा हूँ मैं, प्राइस। अब मैं आ गया उसके अगले साल पे, तो 2021 से लेके 2022 तक है। तो भाई सेम चीज़ है, क्लॉथ, राइस, वीट है, क्वांटिटी मेरे पास सेम है। तो पहले मान के चलो कि पहले कांग्रेस की सरकार चल रही थी, अब आ गई मोदी की सरकार, ठीक है। मान लो सिर्फ ऐसे ही, ठीक है। तो प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। प्राइस बढ़ा रहा हूँ मैं, इसका कर दे रहा हूँ 1000 रुपये के हिसाब से, ठीक है। उसका जो अगला कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 200 रुपये के हिसाब से, और फिर 20 रुपये के हिसाब से कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मान लो 1600 रुपये के हिसाब से, ठीक है। ऐसा कर दिया मान लो मैंने। तो अब देखो प्राइस बढ़ गया, सिर्फ क्या बढ़ा है, सिर्फ प्राइस बढ़ा है मेरे पास, और कुछ नहीं बढ़ा, सिर्फ कीमत बढ़ाई है मैंने, देखो, और सब कुछ एज इट इज़ है। तो क्या करूँगा यहाँ पे, कितना हो गया ये, 20,000 हो गया, और ये 2000 हो गया, फिर 16 पंजे 80, 8000 हो गया। ऐसे ही कुछ है, ऐसे ही है ना। तो भाई अब क्या करेंगे, इसके अंदर करते हैं इसका टोटल। भाई यहाँ पे जो मेरे पास आया है 20 और 10 30, देखो इस वाले जीडीपी में और इस जीडीपी में कितने का डिफरेंस है, 25,000 का डिफरेंस है। सोच रहे हो जरा, तो किसी को नौकरी नहीं मिली। पता है इसमें इसकी सरकार में क्या हो रहा है, ये जो बीजेपी में इसमें क्या हो रहा है,
भाई इसमें से प्राइस बढ़ रहे हैं, बात तो लग रही है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, प्रोडक्शन उतना का उतना ही है, ठीक है, बल्कि कम और हो गया है, प्रोडक्शन उतना ही है। अच्छा पहले ना जब कांग्रेस की बात थी तो आटा था शायद 105 रुपये का, मैं 10 किलो लाया था, मुझे याद है जहाँ तक का, ठीक है, 105 110 रुपये का, ठीक है, जो मैं लाया था। उसके बाद से क्या हुआ कि सुनो, देखो भाई, उसके बाद ना उठा लो, देखो, लेकिन ना जब अब मैं वैसे लाया नहीं हूँ, फिर भी जो लाते हैं मेरे भाई वगैरह वो उन्हें पता होगा, लेकिन भाई 200-250 क्रॉस है इतना मुझे पता है, ठीक है, 200-250 क्रॉस है इतना मुझे पता है, ये बातें पता लगी। हाँ भाई, तो ये तुम्हें जो मेरे पास क्या है कि मौद्रिक जो जीडीपी है इसके बारे में पता लग गया। अब मैं ना सेम चीज़ कर रहा हूँ, सेम इसी को सेम दे रहा हूँ, बस हेडिंग चेंज कर लो, जो मौद्रिक जीडीपी है उसके बाद डालो रियल जीडीपी, मतलब कि जो तुम्हारे पास है वास्तविक जीडीपी, भाई तुम्हें बनाना है, ठीक है, वास्तविक जीडीपी जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल है तो रियल। सुनो, पहला वाला सेम रहेगा, पहले वाले को मैंने सेम रखा है, ठीक, लेकिन दूसरे वाले में मैंने क्या किया, प्राइस को नहीं बढ़ाया मैंने, प्राइस उतना ही है मेरे पास, प्राइस 100 का 100 है, यहाँ पे 5 का 5 है और 500 का 500 है, लेकिन मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी है, ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने 2000 कर दिया, यहाँ पे 100 कर दिया, यहाँ पे 500 कर दिया। हाँ भाई, ये बातें तो लग रही, क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा दी है, किसकी बात चल रही है, वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी की बात चल रही है। रियल जीडीपी के अंदर क्या हुआ भाई, यहाँ पे मेरे पास 2000 है, 1000 फिर 500 है, ठीक, अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 2000 को अगर मैं इससे करता हूँ 100 से, तो 1 2 3 4 5 भाई 2 लाख, फिर 1000 को करेंगे 5 से, तो यहाँ पे है मेरे पास 5000, फिर 25, तो 25 और फिर 1 2 3 4, हाँ भाई 2 लाख 2 लाख 4,50,000, 4,55,000, कितना मेरे पास 4,55,000। तुम्हें इसमें दोनों में डिफरेंस पता लग रहा है क्या है, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाई है, पिछले वाले में क्या बढ़ा था भाई, मैंने प्राइस बढ़ाया था। इन बातों में दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब सुनो भाई, तुमने 11th क्लास के अंदर वो पढ़ा था प्राइस इंडेक्स, कीमत सूचकांक, ठीक है, तो अब ना हम थोड़ा सा उसको देखेंगे, ठीक है, जिसे नहीं देखा कोई बात नहीं, टॉपिक छोड़ देना है वाला, वैसे इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, हाँ पहले वाला सब कुछ सेम है, क्योंकि उसका बेस करके लिया ना मैंने। सुनो भाई, अब ना मेरे पास जो नेक्स्ट चीज़ है हम उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ भाई, घर से जो तुम्हारा होमवर्क है ना वो है तुम्हारे पास डिफरेंस बिटवीन दोनों टाइप ऑफ जीडीपी, ठीक है, जो बोल टाइप ऑफ जीडीपी ना उसके बारे में, जो दोनों बीच में, मतलब कि मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के बीच अंतर लिख के लाना, नॉमिनल एंड जो रियल जीडीपी है इसके बीच में तुम्हें डिफरेंस लिख के और याद करके लेके आना है, समझ जाओगे आसानी से अगर तुम थोड़ा सा डीप पढ़ते हो तो, ठीक है। हम अगली बात करते हैं कि अगर, सुनो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैंने मौद्रिक जीडीपी जो मेरे पास नॉमिनल जीडीपी अगर मैंने निकाल रखी है, उस नॉमिनल जीडीपी से मैं रियल जीडीपी पे कैसे जाऊँगा, क्या बता रहा हूँ मैं, नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी पे कैसे जाएंगे, मतलब कि सिंपल ही है, मौद्रिक जीडीपी से वास्तविक जीडीपी पे हम कैसे जाएंगे, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, और वाइस वर्सा, पता ना वाइस वर्सा, इसका विपरीत, ठीक है। तो सुनो, ये होगा सबका, नॉर्मल सी बात है। भाई जो मेरे पास नेक्स्ट है उसमें एक हेडिंग डालो, मौद्रिक जीडीपी का वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन है, और इंग्लिश में है कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। मौद्रिक जीडीपी का वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन, जिसको मैं सिंपल सा बोलूंगा कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी,
ठीक है। और भाई इसका वाइस वर्सा, बातें तो लग रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ सुनो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं जो है यहाँ पे सबसे पहला मैं तो बता रहा हूँ कि जो मौद्रिक जीडीपी है, मौद्रिक जीडीपी मतलब कि जो मेरे पास नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी से हम वास्तविक जीडीपी, जो वास्तविक जीडीपी है मेरे पास इसको हम बोलेंगे रियल जीडीपी। इस पे कैसे जाते हैं ये बात है। सुनो तो मैं सिंपल सा एक फॉर्मूला याद करना है, बस तुम्हारी एक छोटा सा फॉर्मूला है उसे याद करना है, और उस फॉर्मूले के बाद उस फॉर्मूले को चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, वही इसमें मान लो कि प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, ये चीज़ है। सुनो मेरे पास जो फॉर्मूला है ना वो है कि भाई वास्तविक जीडीपी को हम कैसे निकाल रहे हैं। अच्छा पहले उल्टा आना पड़ेगा एक बार। सुनो भाई पहले फॉर्मूला निकाल रहा हूँ मैं। ये हमारे पास है वास्तविक जीडीपी का, वास्तविक जीडीपी मतलब कि जो मेरे पास रियल जीडीपी है इज इक्वल टू, में कैसे निकालते हैं, जो मेरे पास है नॉमिनल जीडीपी मतलब कि मौद्रिक जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी को तुम पहले डिवाइड करोगे प्राइस इंडेक्स से, ठीक है, कीमत सूचकांक से। भाई प्राइस इंडेक्स सीखा था 11th क्लास के अंदर, कीमत सूचकांक। इतना करने के बाद तुम्हें नॉर्मल से मल्टीप्लाई कर देना 100 से, ठीक है। ये पर तुम्हें फॉर्मूला बता रहा है, क्या बता रहा हूँ मैं। हाँ भाई इस फॉर्मूले में किसी दिक्कत तो नहीं है, क्या करना है बता रहा हूँ। अब देखो वास्तविक जीडीपी का फॉर्मूला बताया मैं कि मुझे अगर कभी भी वास्तविक जीडीपी मतलब कि जो मेरे पास अगर रियल जीडीपी है इसको निकालना है तो क्या करेंगे, जो मेरे पास नॉमिनल जीडीपी है, जो मेरे पास मौद्रिक जीडीपी है, उसको डिवाइड करना है हमें प्राइस इंडेक्स से। अच्छा भाई इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास क्या दे रखी होगी हमेशा, बस में आगे तो ये टेंशन खत्म है। मल्टीप्लाई करना तो मैं इसको 100 से। अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, किसकी भाई, नॉमिनल जीडीपी की, मौद्रिक जीडीपी की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ क्या करना पड़ेगा पता है। पहले मेरे पास देखो यहाँ पे मेरे पास डिवाइड में है, ये जो प्राइस इंडेक्स है डिवाइड में है ना, इस साइड कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ मेरे पास भाग में, इधर आएगा गुने में, ठीक है, बात समझ आ गई। फिर ये मल्टीप्लाई में तो ये कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। भाई इतना कॉमन सेंस काम करना चाहिए, ठीक है, नहीं करता वो बात की बात है। जिसका ये कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा वो फॉर्मूले याद कर लेना, मुझे बस एक ही पर लग रहा है। सुनो यहाँ पे तो क्या भाई मेरे पास यहाँ डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा। मैं फॉर्मूला किसका निकाल रहा हूँ, नॉमिनल जीडीपी का, देख लो यहाँ पे। तो क्या करूँगा पहले, जो मेरे पास वास्तविक जीडीपी है, ठीक है, वास्तविक जीडीपी इसको बोलेंगे और रियल जीडीपी, ये डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में ले जाओ, मतलब कि जो प्राइस है, जो मेरे पास कीमत सूचकांक है, कीमत सूचकांक, और फिर इसको क्या है भाई डिवाइड करना, मतलब कि वही मान लो प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। डिवाइड में था ये, मल्टीप्लाई में ले गया 100, मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देना 100 से। तो क्या बच गया मेरे पास यहाँ पे, मौद्रिक जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी इसको हम बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। बताओ भाई, तुम एक फॉर्मूला याद कर सकते हो, जिसका दिमाग नहीं काम करता वो 2 फॉर्मूला याद कर सकता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला फॉर्मूला, ये रहा दूसरा फॉर्मूला। इसके क्वेश्चंस मुझे मेरे हिसाब से लग नहीं रहा कि कराने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे पास तो 2 वैल्यू दे रखी होगी, तीसरी वैल्यू अपने आप निकाल लोगे, ठीक है। अब सुनो,
भाई अपना देखो हमारे पास एक ना तुम्हारे पास लास्ट में टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर है, मतलब कि जीडीपी तथा कल्याण है। इसको एक बार घर से पढ़ के आना, नहीं होगा बाकी मैं तुम्हें लिखवा दूंगा, इसका समझा भी दूंगा क्या क्या है। भाई देखो जितना मैंने करवा रखा है शॉर्ट फॉर्म वगैरह है, नहीं अभी नहीं। सुनो भाई हमारे पास क्या है, इसका जो अगला चैप्टर है जिसमें हम करेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इसमें राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियाँ। ठीक है भाई, ये हमारे पास इसको सीखने के लिए ना इस पूरे चैप्टर की हमने पिछले वाले को, तो जो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखवा रखी है ठीक है, वो सारी की सारी याद होनी चाहिए। अगर किसी को वो शॉर्ट फॉर्म याद नहीं हुई ठीक, तो भूल जाओ तुम्हारा चैप्टर होगा, पहले ही कह रहा हूँ। और दूसरी बात और क्या है कि हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे जाएंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाएंगे, मतलब कि कारक लागत से बाजार कीमत पे, बाजार कीमत से कारक लागत पे। ये जितना मैंने चेंज करना सिखाया ना वो सारा रिवाइज कर लेना, भले वीडियो देख लो या फिर नोट से रिवाइज कर लो, तुम्हारी मर्जी है, कर लो इसका नोट डाउन एक बार।